सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाई की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। शाम को मैं इन क्लासेस को आपके लिए लेकर के आता हूँ मंडे टू फ्राइडे, ताकि आपको इंग्लिश से डील विद करने की, निपटने की सही अप्रोच पता लगे। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, अ परपेचुअल वॉर इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है अमेरिका जिस धर्म संकट में भी फंसा है अफ़गानिस्तान को लेकर के, और क्यों फंसा उस धर्म संकट में, उसके कारणों को भी थोड़ा सा चर्चा में लाएगा। शुरू कर लेते हैं। अपना पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है, मैं ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर पे और वोकैबलरी पे अलग से जोर देता हूँ। तो आज आप जितनी भी वोकैबलरी और जितना भी ग्रामर सीखने वाले हो अप्लाई करोगे इस क्विज़ पे। थोड़ा मुश्किल है, फर्स्ट क्विज़ है आपका, सही आपको अल्टरनेटिव चूज़ करना है इन चारों सेंटेंसेस में से। और ये आपका सेकंड क्विज़ क्लोज टेस्ट का। आज क्लोज टेस्ट भी आपको लास्ट में करवा दूंगा, है ना। तो दोनों ही क्विज़ को पहले खुद से ट्राई दो, बाद में मेरे वाले आंसर से मैच करना, ताकि आपको पता लगे आपने कितना सीखा। शुरू कर लेते हैं क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। मेरा अ परपेचुअल वॉर। देखिए, वॉर का मतलब होता है जंग और परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। ऐसी हर वो चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, हमेशा चलती रहे, कहलाती है परपेचुअल। इस वर्ड को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे बाद में। तो कह रहे एक ऐसी वॉर चल रही है, एक ऐसी जंग चल रही है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और बात कर रहा है ऑन डिलेमाज ऑफ एंडिंग यूएसएस फॉरएवर वॉर इन अफगानिस्तान। बात हो रही है उस डिलेमा की, बात हो रही है उस धर्म संकट की, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन की जो है ख़त्म करने की अमेरिका की फॉरएवर वॉर को। फॉरएवर वॉर कौन सी वॉर है? वही परपेचुअल वॉर है ना, फॉरएवर जो हमेशा चले। तो बात उसी धर्म संकट की है कि अमेरिका की फॉरएवर वॉर को कैसे ख़त्म किया जाए जो अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ रहा है पिछले 20 सालों से। समझ गए सेंटेंस को? परपेचुअल आपने देख लिया, इसको आगे डिटेल में अभी देखेंगे वो क्या जब करेंगे। डिलेमा का मतलब होता है धर्म संकट, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन चॉइस बोल दो, क्वांट्री बोल दो, है ना। सब के सब मुश्किल हालात के जो है सिनोनिम्स हैं। अब देखते हैं वॉर क्यों लड़ रहा है अमेरिका, किससे लड़ रहा है और कब से लड़ रहा है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले ज़रूर से वीडियो को एक शेयर दे देना लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। शाम को इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएंगे, है ना। कह रहे यूएस should have backed Afghanistan government more instead of pushing hard to engage the Taliban। कह रहे अमेरिका को बैक करना चाहिए था, should have backed, थर्ड कंडीशनल, कोई काम होना चाहिए था, है ना। याद होगा आपको, कंडीशनल की क्लास में आपने सीखा है। तो अमेरिका को बैक करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था अफगानिस्तान की सरकार को। और कितना मोर, और ज़्यादा। अच्छा, किस चीज़ के बजाय इंस्टेड ऑफ पुश करने के, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, हार्ड से, और किसको इंगेज करने के लिए, पाकिस्तान जो है तालिबान को, तालिबान से बातचीत करने को। तो अमेरिका की सरकार को अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट देना चाहिए था, ना कि तालिबान को दबाव में डालना चाहिए था कि वो सरकार से आके बात करे। आज की डेट में वो किसी का दबाव मान नहीं रहा, किसी से बात करने को तैयार भी नहीं है। सब्जेक्ट है आपका यूएस, वर्ब आपकी शुड हैव बैक्ड। सब्जेक्ट और वर्ब आपको ऐसे ही ब्लू और पिंक कलर में मिलेंगे हर सेंटेंस के। आप इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, है ना। टाइम निकाल करके मैं कलर्स देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाने के लिए। इंगेज करना, बातचीत करना होता है, आप जानते हैं ना। अब इंस्टेड ऑफ पे देखो, इंस्टेड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ, ये दो प्रेपोजिशंस हैं, और दोनों प्रेपोजिशन आपस में अक्सर कंफ्यूज होते हुए मैंने देखी हैं, कंफ्यूज होते हुए बच्चों को मैंने देखा है। एक का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ का बजाय, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। अगर हिंदी में याद कर लोगे तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, है ना। इंस्पाइट ऑफ के सिनोनिम होते हैं डिस्पाइट या नॉट विथस्टैंडिंग, ये भी बावजूद को ही बताते हैं, दोनों सिनोनिम्स। अब मैं आपको हिंदी के हिसाब से बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ ट्रिक है नहीं। इंस्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड कंप्लेनिंग, विनर्स गो ऑल आउट विद देयर एफर्ट्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। बजाय रोने के या कंप्लेन करने के, जो विनर्स होते हैं वो गो ऑल आउट करते हैं, वो सब कुछ झोंक देते हैं अपने एफर्ट्स में, अपनी कोशिशों में मुश्किल वक्त के दौरान। गो ऑल आउट करना मतलब सब कुछ झोंक देना। तो कह रहा है रोने या शिकायत करने की बजाय विनर्स यही काम करते हैं, जो जीतने वाला विजेता होता है वो सब कुछ झोंक देता है। अब देखो, बावजूद की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है बात बजाय की। बजाय इस काम को करने के विनर्स इस काम को करते हैं। बजाय के लिए क्या लगाओगे? इंस्टेड ऑफ। यहाँ से आप सीधे सीधे इसको निकाल दो और यहाँ लिख दो इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड कंप्लेनिंग। अब दूसरा सेंटेंस देखो, इंस्पायर्ड या इंस्टेड ऑफ द रेन दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द मैच। बावजूद रेन के, बावजूद बारिश के, उन्होंने डिसाइड किया मैच को कंटिन्यू करेंगे।
समझे मेरी बात को? कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे कि कंप्लेन करना है या क्राई करना है या सब कुछ झोंकना है, कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे रेन आई, बरसात आई और उसके बावजूद उन्होंने सोचा मैच को हम खेलेंगे बारिश में भी। तो बावजूद के लिए आप यूज़ करते हैं इन स्पाइट ऑफ को या बिना ऑफ के डिस्पाइट को या नॉट विथस्टैंडिंग को। तो आप यहाँ पे लिख दो इन स्पाइट ऑफ द रेन या डिस्पाइट द रेन दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द मैच। समझ गए? जब भी कन्फ्यूजन आए हिंदी में मीनिंग निकाल लेना, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है ना। चलिए अब आपको मैं एक समरी दे देता हूँ। समरी से पहले अपने सारे के सारे वर्ड्स देख लो। मैं हर रोज़ आपको 4-5 वर्ड्स जो हैं अलग से लेकर के बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, और ये 5-5 वर्ड्स मिल करके कब 500 हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। हर वीक अपना रिवीजन चालू रखो, पिछले वर्ड्स को भूलना नहीं है। आज के 5 वर्ड्स हैं फोर्ज, परपेचुअल, टेनर, डिलेमा, क्लेयरवॉयंट। ये सभी 5 वर्ड्स सीखने के बाद आपको अभी कमेंट्स में जाना है इस ऑडियो के, वीडियो के, और कमेंट्स में रखे हुए लिंक से इनको डाउनलोड कर लेना है। पिछले सारे भी उसी ऑडियो में मिल जाएंगे आपको, उसी पीडीएफ में, है ना। चलो देखिए, फोर्ज एक वर्ब होती है, इसके 3 मीनिंग होते हैं। फोर्ज का मतलब होता है बनाना। अगर आपको उसका सीधा सा मीनिंग चाहिए हो तो फोर्ज का मतलब होता है बनाना। आप चाहे तो हथौड़ा मार मार के किसी चीज़ को बना दो, जैसे लोहे को आप जो है हथौड़ा मार मार के उसकी सलाखें बना दो, है ना, इसको भी फोर्ज कहते हैं। अगर आप एक नकली डॉक्यूमेंट बना दो उसको भी फोर्ज करना कहते हैं। जैसे किसी के प्रॉपर्टी के कागजात हैं, कोई स्कूल की मार्कशीट है, कॉलेज की, आपने नकली बना दी तो उसको भी फोर्ज कहते हैं, नकली डॉक्यूमेंट बनाने को। और तीसरा मीनिंग क्या है? बहुत सारा एफर्ट्स डाल करके, बहुत सारी कोशिश करके किसी काम को सक्सेसफुल बनाना। जैसे बहुत आपने कोई बड़ी डील कर ली, किसी से बहुत बड़ा रिश्ता बना लिया, कोई बड़ा जो आपने, समझ गए ना, कुछ भी इस तरह का काम जिसमें बहुत एफर्ट्स डालो और वो सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए भी अपने फोर्स को यूज़ करते हैं। मैं आपको यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। न्यू दिल्ली हैज़ फोर्स्ड अलायंसेस विद ऑल मेजर वेस्टर्न पावर्स। नई दिल्ली ने फोर्स कर लिया अलायंसेस को, नई दिल्ली ने बना लिया है संबंधों को सभी मेजर वेस्टर्न पावर्स के। अब यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं और सक्सेसफुली इन्होंने फोर्स किया है ना। अलायंस को, रिश्ते को, डील को फोर्स किया जाता है बहुत सारे एफर्ट्स को डाल के। अब देखो अगला, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ फॉर्जिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल। वो आरोपी था अपने अंकल के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करने का। तो प्रॉपर्टी अंकल के नाम, लेकिन झूठे डॉक्यूमेंट्स उसने बना लिए, फोर्ज किया डॉक्यूमेंट्स को। इसी से ही फोर्जरी नाम का एक गुनाह भी बनता है जिसको बोलते हैं 420, फोर्जरी, है ना, किसी से गलत काम करना, किसी को धोखा देना। फोर्ज के सिनोनिम हो गए हैमर आउट करना, कंस्ट्रक्ट करना। ये दोनों ही किसी चीज़ को बहुत मेहनत से करने के सिनोनिम है। और फॉल्सीफाई और फैब्रिकेट जो है किसी जो है गलत डॉक्यूमेंट को बनाने के सिनोनिम है। अगला वर्ड है परपेचुअल, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वो चीज़ जो भी कभी ख़त्म ही ना हो, नेवर एंडिंग हो, है ना। द मॉन्क वॉज इन अ परपेचुअल सर्च ऑफ ट्रूथ। जो मॉन्क था, जो ये संत था, ये कभी ना ख़त्म होने वाली तलाश में था सच की। तो वो हमेशा सच को तलाश रहा था, परपेचुअल सर्च में था। लॉन्ग लास्टिंग बोल दो, इटर्नल बोल दो, परपेचुअल बोल दो, पेरिनियल बोल दो। पेरिनियल भी वही होता है जो लंबा चले, जिसका कोई ठोस ठिकाना ना हो कब ख़त्म होगा। परपेचुअल से नाउन बनता है परपेचुटी, परपेचुटी, है ना, किसी चीज़ के कभी ना ख़त्म होने की क्वालिटी। टेनर, टेनर का मतलब होता है मिजाज, हिंदी में बोले तो मिजाज, लेकिन इंसानों का नहीं, इंसानों का भी हो सकता है लेकिन किसी चीज़ का मिजाज। अ जनरल करेक्टर ऑफ समथिंग, जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। द टेनर ऑफ द मीटिंग वॉज पॉजिटिव। मीटिंग का मिजाज बड़ा ही पॉजिटिव था। समझ गए ना, मूड जो था, थीम जो थी, जिस जो थी, इंटेंट जो था, बड़ा ही पॉजिटिव था। सब ने अच्छे से मीटिंग में हिस्सा लिया। समझ गए? तो इसको बोलते हैं टेनर को मिजाज। ह्यूमंस के मिजाज के लिए हमारे पास अलग वर्ड है डिस्पोजिशन। समझ गए? तो ह्यूमंस के लिए इसको आप अवॉइड करें, डिस्पोजिशन नाम के वर्ड को यूज़ करें आदमियों के मिजाज के लिए। डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है धर्म संकट। जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बोलते हैं धर्म संकट। जब आपको पता ना लगे कहाँ जाऊँ, है ना, क्या करूँ, इधर कुआं उस तरफ खाई। At the start of second wave of the pandemic, the nation was in a dilemma over the necessity of lockdowns. सेकेंड वेव की शुरुआत में, दूसरी लहर की शुरुआत में इस महामारी की, पूरा देश एक धर्म संकट में था लॉकडाउन्स की नेसेसिटी को लेकर के। लॉकडाउन लगाएं तो लोग भूख से मरेंगे, नहीं लगाए तो लोग वायरस से मरेंगे। तो यही होता है धर्म संकट, है ना। इसके सिनोनिम में बहुत अच्छे अच्छे, प्रेडिकामेंट, क्वांट्री और ऑप्शन चॉइस। ये ईडियम है, मैंने आपको ईडियम और फ्रेजेस वाली कहानी में वीडियो में पूरी कहानी के साथ बताई थी, है ना। हॉब्सन नाम का एक आदमी था, वो एक ही तरह की चॉइस देता था। तो हॉब्सन चॉइस भी धर्म संकट ही होता है। लास्ट वर्ड है क्लेयरवॉयंट। इसको बोलते हैं ज्योतिषी। जो आगे का देख ले वो कहलाता है क्लेयरवॉयंट, है ना। अगर ज्योतिषी है कोई तो उसको भी क्लेयरवॉयंट बोल दो। और अगर कोई पर्सन जो ऐसा है जो आगे का वैसे भी देखता हो जीवन में, वो भी क्लेयरवॉयंट कहलाता है ना। क्लेयरवॉयंट एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है। Many clairvoyant nations are ramping up their health infrastructure before the onset of further waves of the pandemic.
बहुत सारी दूरदर्शी जो नेशंस हैं, आगे का देखने वाले जो देश हैं, वो रैंप अप कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने क्लिनिक्स को, इससे पहले कि ऑनसेट हो, शुरुआत हो आगे की वेव्स की, आगे की लहर्स की, इस पैंडमिक के। तो उन्होंने पहले ही देख लिया, क्लियर वॉइंट नेशंस हैं, दूरदर्शी हैं, है ना, फार साइटेड है। विजनरी भी बोल सकते हैं इसको आपको, और इसका एक नाउन फॉर्म होता है क्लियर वॉइंस, आगे देखने की क्वालिटी को कहते हैं क्लियर वॉइंस। तो ये 5 वर्ड्स हैं भाई, आपको फुल डिटेल में मैंने इनको बता दिया है, सेंटेंस बना करके हिंदी मीनिंग के साथ। अब अगर तुम इसको रिवाइज़ नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी गलती है। ये 5 ही इकट्ठे होकर के कभी 500 होंगे और कभी 1000 भी होंगे, है ना। रिवीजन अगर रेगुलर होगा हर संडे को, तभी ये याद रहने वाले हैं। चलो आ जाओ, समरी टाइम। समरी ये है, अमेरिका क्या कर रहा है, अफ़गानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को बाहर निकाल रहा है। 20 साल अफ़गानिस्तान में वॉर लड़ने के बाद अमेरिका को लगा कि अफ़गानिस्तान में अब कुछ हो नहीं पाएगा, इस वॉर को हम कभी नहीं जीत पाएंगे। ट्रूप्स के बाहर जाने से क्या हो रहा है, तालिबान जो है फिर से वहाँ पे कब्जा जमा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहे ट्रूप्स को बाहर निकालने से पहले अमेरिका को पूरा जोर देना था कि हम अफ़गान गवर्नमेंट के साथ में हैं, तालिबान के मन से डर को नहीं निकलने देना था। अब तालिबान को ये लगता है कि अब अमेरिका तो अपनी जान छुड़ा के भाग रहा है, अफ़गानिस्तान की सरकार को हम जो करना चाहें, जो मनवाना चाहें वो मनवा लेंगे। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है, फुल्ली अगर आप बैक कर देते अफ़गान गवर्नमेंट को निकलने से पहले, तो शायद 2-4-6 महीने आप लेट निकलते, लेकिन अफ़गानिस्तान में शांति बनी रहती। इस काम को आपने अंजाम नहीं दिया। समझ गए। आज की टोन है हाइंडसाइट। हाइंडसाइटिंग वो चीज़ होती है जब आप हाइंड में, मतलब बैक में साइड करते हो, आप पीछे मुड़ के देखते हो क्या क्या गलतियां मैंने जीवन में की हैं। हाइंडसाइट वही होती है, पीछे देखना अपने पास्ट में और उसको एनालाइज करना। तो हम पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं, अमेरिका ने पिछले 6 महीनों में क्या गलती कर दी, हाइंडसाइट। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, हर रोज़ रखता हूँ, और आपको 3 सेंटेंसेज में उसका आंसर करना होता है इंग्लिश में, कमेंट सेक्शन में। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, है ना। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हिंदी में बता रहा हूँ मैं। अमेरिका अपनी मजबूरी से भाग रहा है जो है अफ़गानिस्तान से, बहुत पैसा इसने गंवा दिया है, बहुत आदमी भी मरवा दिए हैं अपने, और मिला उसको कुछ नहीं इस वॉर से। पर अफ़गानिस्तान के लोग अमेरिका के बाहर जाने से तालिबान के सामने वो गए नियत थे। आपको 3 सेंटेंस में जवाब देना है कि क्या अच्छा काम अमेरिका कर सकता था, कैसे इस वॉर से अपने आप को बाहर भी निकाल लेता और तालिबान से वहाँ के लोगों को भी कुछ सुरक्षा दे पाता। 3 सेंटेंस में जो आपके विचार हो लिखने की कोशिश करें। मेरे विचार आपको मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में, थोड़ा थोड़ा लिखो, लिखने से राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। शुरू कर दे, चलो। कह रहे द डिलेमास ऑफ एंडिंग द यूएसएस फॉरएवर वॉर appear to fall heavily on the shoulders of President Joe Biden, who is now hemming the country's rush for the exit before the self-imposed deadline of September 11, 2021, the 20-year anniversary of the World Trade Center या WTC terror attacks। कह रहे जो डिलेमा है, जो धर्म संकट है, और किसके भाई, ख़त्म करने के अमेरिका की फॉर एवर वॉर को, ख़त्म करने की अमेरिका की हमेशा चलने वाली परपेचुअल वॉर को। कह रहा है ये जो धर्म संकट है ना, ये दिखाई दिए अपीयर हुए, फॉल हैविली करते हुए अपॉन। देखो फॉल का मतलब गिरना, अपॉन मतलब ऊपर। तो ये हमें बहुत ज़ोरों से गिरते हुए दिखाई दिए, कंधों पे, शोल्डर्स पे, प्रेसिडेंट जो बाइडन के, जो हाल में भी प्रेसिडेंट है। अच्छा ये कौन है आदमी, ये वो आदमी है हु, जो कि हैम कर रहा है, जो कि डायरेक्ट कर रहा है, जो कि गाइड कर रहा है अपनी कंट्री के रश को, अपने देश की इस जल्दबाजी को। और रश का है, एग्जिट करने का है, बाहर निकलने का है। और किससे पहले, बिफोर द सेल्फ इम्पोज डेडलाइन, इस डेडलाइन से पहले जो इन्होंने खुद ही लगाई है, किसी ने नहीं बोला इनको, इन्होंने खुद ही इम्पोज कर रखी है अपने ऊपर, सेल्फ इम्पोज डेडलाइन है, और जो है सितंबर 11, 2021 की। अच्छा ये कौन सी डेट है, ये कौन सी डेडलाइन है, ये है 20 ईयर एनिवर्सरी, 20वीं एनिवर्सरी है, 20वीं सालगिरह है WTC पे हुए हुए टेरर अटैक्स की। समझ गए सेंटेंस को। तो कह रहा है जो ये धर्म संकट है, बहुत ही साफ साफ हमें दिखता है कि जो बाइडन के कंधों पे चला हुआ है, और जो बाइडन वो आदमी है जो हमारी कंट्री के, इस कंट्री के जल्दबाजी को स्टीयर कर रहा है, हेल्म कर रहा है, उसको डायरेक्ट कर रहा है। और वो है बाहर निकलने का अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 से पहले, जो डेडलाइन उन्होंने खुद ही लगा दी अपने ऊपर, अमेरिका वालों ने। और ये वो डेडलाइन है जब 20 साल पूरे हो जाएंगे WTC पे टेरर अटैक्स को। ऐसे बनाए सेंटेंस। डिलेमास की वर्ब है अपीयर्ड, हु की वर्ब है इज़ नाउ हैमिंग। सवाल है आपसे, जो बाइडन के लिए दैट क्यों नहीं लगाया? बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, जो बाइडन के लिए हमने हु क्यों लगाया, दैट क्यों नहीं लगाया, अपने दिमाग से पूछो। अब मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ देखने वाले। रश का मतलब होता है आपकी जल्दबाजी, सडन पुश, ड्राइव। आपके दिमाग में आ गया करना ही करना है और जल्दी जल्दी करना है, तो वो आपका रश होता है। हैम करना क्या होता है भाई? देखो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, उसको बोलते हैं हैम। गाड़ी को जो आगे या पीछे ले जाए, दाएं बाएं मोड़े, वो कहलाता है हैम। अगर आप नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म में आ जाओगे, तब हैम का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेना, किसी चीज़ को कमांड करना, डायरेक्ट करना,
किसी को बताना मैं कैसे जो है आप काम करोगे, तो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं हैमिंग कर रहा हूँ आपके उस काम को, समझ गए ना। कह रहा वाइल ही क्लियरली सिग्नल्ड हिज इंटेंशन टू रिमेन एंगेज्ड विद द वॉर टॉर्न कंट्री बाय मीटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अफगान गानी एंड चेयरमैन ऑफ इट्स हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन अब्दुल्ला एट द वाइट हाउस दिस वीक। देखो लंबा सेंटेंस है, अभी तो आगे और चलेगा। कह रहा है जहाँ इस जो बाइडन नाम के आदमी ने साफ साफ सिग्नल कर दिया, साफ साफ इशारा दे दिया अपनी इंटेंशन का, अपने जो है इरादों का, और इरादा का एक है रिमेन का, बने रहने का, इंगेज्ड किसी के साथ घुले मिले रहने का, इंगेज बने कर रहने का, और किसके साथ में, इस वॉर टॉर्न कंट्री के साथ में, इस वॉर के द्वारा कटी छटी, इस वॉर के द्वारा मार खाई हुई जो है देश के सामने। अच्छा इन्होंने कैसे सिग्नल दिया, कैसे इंटेंशन बताई, बाय लगा के बता रहा है, मीट करके पहली दफ़ा इन द फर्स्ट इंस्टेंस में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अफगान गानी से, और फिर चेयरमैन है जो इसकी हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन अब्दुल्ला से, और कहाँ पे, वाइट हाउस में इस हफ्ते दिस वीक। तो कह रहे जहाँ पे जो बाइडन ने पूरा बताया, अपना सिग्नल दिया कि मैं अफगानिस्तान से जुड़ा रहूँगा अमेरिका से ट्रूप निकलने के बाद भी। कह रहे वहीं पे हुआ क्या, कह रहे द यूएसएस ट्रूप विड्रॉल सिंस May 1, 2021 इन अ सेंस सिग्नल्स द अपोजिट इंटेंशन। कह रहा वहीं अमेरिका का जो ट्रूप विड्रॉल है, अमेरिका का जो अपने फौजियों को वापस बुलाने का काम है, और कब से, 1 मई से 2021 से, कह रहा है वो एक तरीके से इन अ सेंस सिग्नल करता है बिल्कुल उल्टे इरादे को। तो यहाँ से तो जो बाइडन कह रहे हैं इनके मुंह पे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मैं, तुमसे मिल भी रहा हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे करके अपने फौजियों को बाहर निकाल रहा है, अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान के सामने निहत्था छोड़ रहा है, समझ गए ना। तो ये वाइल जो है हमेशा कॉन्ट्रास्ट ही बताता है, जहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है। ही की वर्ब है सिग्नल्ड, विड्रॉल की वर्ब है सिग्नल्स, है ना। यहाँ पे विड्रॉल सिंगुलर है तो सिग्नल्स हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई है। वॉर टोन आप जानते हैं, जो वॉर से टोन हो, टोन मतलब फटा हुआ, वॉर की वजह से, जंग की वजह से अफगानिस्तान आज की डेट में पूरा कट फट गया है ना, ऐसा समझो। बढ़े आगे, कह रहे ये हो गया ना, कह रहे देयर इज़ नो मिस्टेकिंग द तालिबान्स रिएक्शन स्पेशली टू वाशिंगटन्स प्लान टू वेंड डाउन इट्स अफगान मिलिट्री प्रेजेंस। कह रहे कोई मिस्टेक नहीं हुई है हमें तालिबान के रिएक्शन में, कह रहे वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है तालिबान की प्रतिक्रिया में। खास करके ये प्रतिक्रिया जो है वॉशिंगटन के उस प्लान के सामने है जो है विंड डाउन करने का, जो है कम करने का धीमे धीमे इसकी अफगान मिलिट्री प्रेजेंस को, अफगानिस्तान में मिलिट्री की जो मौजूदगी को। तो कह रहा जो भी रिएक्शन तालिबान का आ रहा है ना, उसको देख करके कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, देखते ही हमें पता लग रहा है तालिबान क्या चाह रहा है अमेरिका के अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने की बात पे, समझ गए। जैसे ही अमेरिका अपने फौजियों को बाहर बुलाता है, थोड़े थोड़े करके अफगानिस्तान जो है वहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़, मिस्टेकिंग नाम के जीरन की वर्ब है इज़, देयर आपका सब्जेक्ट नहीं है। देखो देयर से सेंटेंस शुरू हो तो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन जाता है देयर, एक्चुअल जो रियल सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद में रखा होता है। अब मिस्टेकिंग नाम के जीरन को देख लें। देखिए मिस्टेक एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गलती करना, टू मेक अ मिस्टेक, या फिर गलती से किसी को कुछ और मान बैठना। जैसे आपको कोई लड़का मिला बाज़ार में, देखने में लगा आपको वो इरफान खान जैसा दिखता है ना, शाहरुख खान जैसा दिखता है, तो आपको देख करके लगा यार ये शाहरुख खान हमारी गली में क्या कर रहा है, हमारे बाज़ार में क्या कर रहा है। आपने उस बंदे को मिस्टेक कर लिया शाहरुख खान की तरह, समझ गए मेरी बात को। जैसे स्टूडेंट्स मिस्टेक अ सीनियर स्टूडेंट फॉर द इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर लिया, कन्फ्यूज़ कर लिया एक सीनियर स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स प्रोफेसर की तरह। दूसरा जो सीनियर था उसको समझा कि यही हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, ये हमारा प्रोफेसर है ना। तो कह रहा है इसी तरीके से तालिबान के रिएक्शन को कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है, सबको पता पड़ रहा है तालिबान क्या चाहता है, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसके रिएक्शन को देख के, समझ गए। वेंड डाउन करना होता है किसी चीज़ को धीमे धीमे धीमा करना, है ना, वीकन करना, रिड्यूस करना, मेक समथिंग काम स्टेप बाय स्टेप। कह रहा है एवर सिंस February 29, 2020 when the US and Taliban signed the Doha agreement for bringing peace to Afghanistan, Taliban linked violence has risen steadily. US intelligence reports have asserted that Al-Qaeda still has a presence in the Afghanistan and the terrorist outfits decade-long ties with the Taliban have been undiminished. अब बता रहा है ये कौन सा रिएक्शन है तालिबान का जो हमें साफ साफ पता लग रहा है। कह रहे जब से ही, एवर सिंस, और कब से भाई, फरवरी 29, 2020 से। और तब क्या हुआ था, जब
अमेरिका और तालिबान ने साइन किया था दोहा एग्रीमेंट को। और काय एग्रीमेंट था किस चीज़ का? ब्रिंग करने का, पीस को लाने का, शांति को, अफगानिस्तान में अमन चैन को। करे जब से ये काम हुआ है, जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तब से क्या हो रहा है? तालिबान से जुड़ी हुई जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो राइज कर रही है लगातार। हर रोज़ जो है तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस दिखा रहा है। और जो यूएस की रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने ऐसा असेस किया है, कैलकुलेट किया है, जायज़ा किया है कि जो अलकायदा है ना, उसका अभी भी प्रेजेंस है, मौजूदगी है अफ़गानिस्तान में। और इस अलकायदा नाम के इस आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट आउटफिट जो है, इसके डेकेड्स लॉन्ग जो टाइज़ हैं, इसके दशकों लंबे जो रिश्ते हैं तालिबान के साथ, वो अनडिमिनिश्ड हैं, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं। समझ गए? तो जब से एग्रीमेंट हुआ है, तालिबान को लगता है वो अमेरिका जाएगा, तो तालिबान वहाँ पर रोज़ लोगों को मारता है, वायलेंस दिखा रहा है। और अल-कायदा को भी हम वहाँ पे देख पा रहे हैं अफगानिस्तान में, इंटेलिजेंस वाले लोग। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़। यूएस एंड तालिबान की वर्ब है साइंड, वायलेंस की वर्ब है हैज़ रीजन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की वर्ब है हैव असेस्ड, अल-कायदा की रिपोर्ट जो वर्ब है हैज़, टाइज की वर्ब है हैव बिन अनडिमिनिश्ड। अब मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ सारे के सारे। आउटफिट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, खास करके ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम आउटफिट नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। जो संस्थाओं पे बैन लगाओ, खास करके उनके लिए आउटफिट हम लगाते हैं। अनडिमिनिश्ड वर्ड का मतलब होता है, देखो डिमिनिश्ड वर्ड को समझो आप, किसी चीज़ का साइज़ या वैल्यू कम कर देना। जैसे आपने कोई चीज़ लेकर के आए घर पे, उसको काट छाट के छोटा कर दिया। आप कोई गाड़ी लेकर के आए, 10 साल चला लिया, अब उसकी कीमत आपकी कम होगी, गाड़ी की, है ना, वैल्यू कम होगी। तो साइज़ या वैल्यू कम करोगे तो डिमिनिश्ड है। अगर अनडिमिनिश्ड बना रहे हो तो मतलब क्या है, ना तो साइज़ कम हुआ है ना वैल्यू कम हुई है, रिश्ते आज भी उतने गहरे हैं अल-कायदा और तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर, अनडिमिनिश्ड है। समझ गए? कह रहा मीन वाइल द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज़ फार फ्रॉम इंस्पायरिंग फॉर एनीवन हु होप्स फॉर ए पीस इन द रीजन। कह रहा इसी बीच जो सिचुएशन है, जो हालात हैं ज़मीनी हकीकत पे, ग्राउंड पे, कह रहा है वो हालात क्या है, वो बहुत ही फार फ्रॉम इंस्पायरिंग है। इंस्पायर करने वाले तो दूर दूर तक नहीं है, है ना, देखने में हमें बिल्कुल भी इंस्पायरिंग नहीं लगते हैं, और किसी के लिए भी फॉर एनीवन। और कौन एनीवन है? जो होप को, जो पीस की होप करता है इस रीजन में, जो चाहता है इस रीजन में शांति बने। समझ गए? सिचुएशन की वर्ब है इस, हु की वर्ब है होप्स। कह रहा है फेसिंग टैपिड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ANDSF now with ever reducing access to US air support, the Taliban have managed to fight, hold on to and even take back the territories from the government। अब बता रहा है गवर्नमेंट की कैसे खस्ता हाल हो गए हैं अफगानिस्तान में। करे फेस करते हुए टैपिड रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन, सामने से आपका प्रतिरोध। टैपिड का मतलब होता है ल्यूक वार्म, माइल्ड सा हो, ज़्यादा जिसमें जान ना हो, ज़्यादा जिसमें जोश ना हो। तो कह रहा है बिना जोश के रेजिस्टेंस को फेस करते हुए, और किससे? ANDSF से। इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, इतना मालूम है ये अफ़गानिस्तान की आर्मी का पूरा नाम है। कह रहा है अफ़गानिस्तान की आर्मी से, अफ़गानिस्तान की फ़ौजों से आधे मन की, हाफ हार्टेड या बिना जो है जोश भरी रेजिस्टेंस को फेस करते हुए, है ना, आधी अधूरी रेजिस्टेंस को। अच्छा, ये वो ANDSF है जो कि है अभी हर रोज़ रिड्यूस होते हुए एक्सेस के साथ, पहुँच के साथ US के एयर सपोर्ट की। तो पहले जहाँ पे 100 एयर सपोर्ट मिलता था, अब वहाँ पे 5 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, और रोज़ कम हो रहा है। अमेरिका अपना एयर सपोर्ट बाहर निकाल रहा है, यहाँ की अफ़गान की आर्मी को अब अमेरिका के एयर सपोर्ट का एक्सेस नहीं है। तो कह रहा है फेस करते हुए ऐसी एक आर्मी को, जो तालिबान है ना, इसने मैनेज कर दिया है फाइट करना, और दूसरा क्या, होल्ड ऑन टू करना, पकड़े रखना, अपनी जकड़ में बनाए रखना, और यहाँ तक कि टेक बैक करना, वापस ले लेना उन टेरिटरीज़ को, उन हिस्सों को सरकार से, फ्रॉम द गवर्नमेंट। समझ गए? ये सेंटेंस ऐसा बना है, तालिबान ने मैनेज कर लिया ये तीनों काम में, सरकार से ज़मीन को कब्जा रही है लड़के, और ये तालिबान कर रहा है फेस करते हुए ANDSF की रेजिस्टेंस को, आधी अधूरी रेजिस्टेंस को। और ANDSF ये वो संस्था है या वो फौज है जिनके पास US का एयर सपोर्ट हर रोज़ कम होता जा रहा है, हर रोज़ इनसे जो है US के जहाज़ छिनते जा रहे हैं। समझ गए? फेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, तालिबान की दूसरी वर्ब है हैव मैनेज्ड, है ना। टैपिड का आप समझें, टैपिड का मतलब होता है आधा अधूरा, बिना जोश का किया हुआ काम। आपसे मैंने कोई काम करवाया, आपने कर भी दिया, लेकिन ऐसे इस तरीके से किया, देख के मज़ा नहीं आया, तो वो आपका टैपिड रिस्पॉन्स है मेरे काम के प्रति। और इसमें देखने वाला होल्ड ऑन टू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़े रखना, उस पर अपनी मजबूती बनाए रखना, जाने ना देना हाथ से, उसको बोलते हैं होल्ड ऑन टू। इवन आफ्टर लुकिंग एट अ श्योर लॉस द टीम हेल्ड ऑन टू द होप ऑफ विनिंग द मैच। यहाँ तक कि लुक एट करने पे
एक बिल्कुल निश्चित लॉस पे, बिल्कुल निश्चित हार पे, डिफीट पे। टीम ने ना हेल्ड ऑन टू किया, टीम ने पकड़े रखा उस आशा को जो थी विन करने की मैच को। भाई 5 रनों पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं आपके, आपको पता है इसमें तो आप हारोगे ही हारोगे बहुत बुरे से। बावजूद इसके 6वां जो खिलाड़ी आया उसने इस तरीके से खेला कि अपनी होप्स को होल्ड ऑन टू किया, उनको बनाए रखा। ऐसे इस फ्रेजल वर्ब को आप यूज़ करेंगे। लिख लेना भाई कहीं पे, ये सेंटेंस इसलिए बना रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके पर्सपेक्टिव बने, कॉन्टेक्स्ट बने, कैसे किस फ्रेजल वर्ब किस वर्ड को यूज़ करना होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रियलिटी बैग्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट न्यू वॉर्टिसेस ऑफ वायलेंस, टेररिस्ट हेवंस and other sources of regional instability Afghanistan might play host to now, and whether the US and Western powers will retain enough influence to prevent events in this regard from spiraling out of control। कह रहा है जो रियलिटी है वो बैग करती है। बैग करने का मतलब होता है भीख मांगना, BEG बैग, या फिर किसी से किसी भी चीज़ को मांगना, चाहे भीख मांग लो या किसी से कोई रिक्वेस्ट करो, है ना। कह रहा है रियलिटी बैग करती है सवाल को, रियलिटी पूछती है सवाल को। और कौन सा सवाल है कि कौन से नए वॉटेक्स, कौन से नए बवंडर जो हैं, वॉटेक्स मतलब बवंडर, और किसके, वायलेंस के, हिंसा के, और टेररिस्ट हेवंस जो हैं, टेररिस्टों के जो पनाह हैं, हेवन का मतलब पनाह, और कह रहे दूसरे सोर्स जो हैं रीजनल इंस्टेबिलिटी के, दूसरे जो जरिए हैं इस रीजन में अस्थिरता के। कह रहे रियलिटी यही सवाल पूछ रही है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है अफगानिस्तान आने वाले टाइम में प्ले होस्ट टू करेगा, अफगानिस्तान आने वाले टाइम में मेज़बान बनेगा। कितने नए वायलेंस का मेज़बान बनेगा, कितने टेररिस्ट के पनाहों का मेज़बान बनेगा, और कितने इंस्टेबिलिटी करने वाले कारणों को अफगानिस्तान अपने यहाँ पे न्योता देगा। एक तो ये चीज़ इस क्वेश्चन को रियलिटी बैक करती है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या मांगती है, वेदर हाँ के ना अमेरिका और जो वेस्टर्न पावर है वो रिटेन करेंगे, बनाए रखेंगे, होल्ड ऑन टू करेंगे अपने इस इन्फ्लुएंस को जो बड़ा इनफ हो, जो रोकने के लिए हो, प्रिवेंट करने के लिए हो इवेंट्स को, इसी बारे में, इसी रिगार्ड में। और कहाँ तक रोकना है, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होने से, एकदम हाथों से निकल जाने से। तो ये दोनों ही सवाल पूछती है रियलिटी, अफगानिस्तान का क्या होगा, है ना, और अमेरिका अफगानिस्तान के साथ क्या करेगा, दूसरी वेस्टर्न पावर्स कितना अफगानिस्तान को गड्ढे में गिरने से रोक पाएंगी। मैंने आपको देसी भाषा में इसको एक बार जो है ना मैंने आपको कर दिया, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट। अब आज इसमें देखने वाली चीज़ें, सेंटेंस आपको समझाता हूँ कैसे बना हुआ है ना। रियलिटी की वर्ब होती है बैग, अफगानिस्तान की वर्ब है माइट प्ले होस्ट टू। वट बीच में आ रहा है सेंटेंस के, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं रखा है। आप जानते हो ना, जब बीच के अंदर वट कोई भी WH वर्ड आ जाए तब हम सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं करते हैं। अफगानिस्तान की वर्ब इसलिए इसके बाद में रखी हुई है। पावर्स की वर्ब है विल रिटेन। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स और ग्रामर कॉन्सेप्ट। स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, पिक्चर से बताऊंगा तो याद रहेगा। स्पाइरल बाइंडिंग आपने देखी है ना, अपने बुक्स के ऊपर स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं, इस तरह की होती है। तो स्पाइरल एक वर्ब होती है, इस तरह के स्पाइरल बनाने की किसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पाइरल करना। यहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई और देखो घूमती 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 कितनी बड़ी हो गई। जब भी कोई चीज़ स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल करेगी वो चीज़ कंट्रोल से बाहर जाएगी, समझ गए ना। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई और आगे बढ़ाया तो देखो कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना। इसी को अपने बोलते हैं स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होना। इसको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। टू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। इन्फ्लेशन इज स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, आज किसी के दाम जो है हाथ में नहीं आ रहे हैं, है ना। ऐसे आप स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल को यूज़ करते हैं। इस पिक्चर से स्पाइरल को पकड़ के रखोगे तो हमेशा याद रहेगा आउट ऑफ कंट्रोल जाना क्या होता है। अब देखो दूसरा वर्ड बैग। दो वर्ड्स हमारे पास, पहला BEG, दूसरा BAG। BEG का मतलब होता है मांगना, आस्क फॉर करना, भीख मांगना या रिक्वेस्ट करना किसी से। और BAG का मतलब होता है क्लेम करना। बैग मतलब थैला, आपके थैले में किसी चीज़ को आप डाल लोगे तो क्लेम कर लोगे, ऐसा समझो, है ना। तो ये दोनों वर्ड्स अलग हैं, ये वर्ब्स भी अलग हैं। अगर आप बैक द क्वेश्चन देख रहे हो तो मतलब इस सवाल को पूछता है, ये वाली जो चीज़ है इस क्वेश्चन को बैक करती है, आस्क फॉर करती है, इसकी रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पे आपको बैक द क्वेश्चन नाम के फ्रेज मिलेंगे जो कि गलत होंगे। हमेशा बैक द क्वेश्चन होता है, समझ गए ना। बैक द क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्लेम नहीं करोगे आप, क्वेश्चन को अपने जो है उसमें हथियाओगे नहीं, आप बैक द क्वेश्चन करोगे, BEG बैक। अब तीसरा वर्ड देखने वाला हेवन। हेवन एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है हेवन। इसको बोलते हैं हेवन, है ना। इसका मतलब होता है पनाह, रिफ्यूज़, किसी को रहने के लिए शेल्टर आप देते हैं उसको कहते हैं हेवन। और ये दूसरा है वर्ड हेवन, इसका मतलब होता है स्वर्ग। तो टेररिस्ट हेवन बन जाएंगे अफगानिस्तान में, टेररिस्ट लोगों के लिए पनाह बनेगी, ना कि कोई स्वर्ग बनेगा, है ना। दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनको पकड़ के रखना। फिर चौथा वर्ड है वॉटेक्स। वॉटेक्स का मतलब होता है एक बवंडर, वॉरविल्ड बोल दो, स्टॉर्म बोल दो। इसी एक वर्ड को अक्सर जो है आप जो है कन्फ्यूज़ करते हो वर्टेक्स नाम के वर्ड से। ये है वॉटेक्स, ये है वर्टेक्स। बता देता हूँ, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। देखिए वॉटेक्स होता है बवंडर,
समझ रहे हो, ये बवंडर को बोलते हैं वॉर्टेक्स। और वॉर्टेक्स होता है ये, आप किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के या किसी भी रेक्टेंगल के किसी भी शेप के जो बिंदु होते हैं ना, जो शीर्ष होते हैं, उनको बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स किसी भी ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले ऊंचे वाले शीर्ष को भी बोला जाता है। तो याद रखना, वर्टेक्स अलग वर्ड है, शीर्ष को बोलते हैं, वर्टेक्स अलग वर्ड है, इसको बोलते हैं बवंडर को। ये छोटी छोटी चीज़ें सारे मार्क्स खा जाती हैं आपके एग्जाम में, है ना, इसलिए इनको अलग लेके बता रहा हूँ। अब लास्ट में ग्रामर कॉन्सेप्ट बचा है इसी सेंटेंस में। मेरा आपसे सवाल भी है, माइट प्ले होस्ट टू, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो कहीं पे है नहीं, तो टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? माइट प्ले होस्ट टू, तो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? चलो, कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशन विद इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स। कई बार आपको प्रेपोजिशन को लगाना पड़ेगा बिना ऑब्जेक्ट के, नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत है। जैसे तीनों सेंटेंस आप देख रहे हो गलत हैं। कैसे भाई? वी हैव अनदर प्रॉब्लम टू ग्रैपल, हमारे पास एक और नई प्रॉब्लम आ गई है ग्रैपल करने के लिए। जब भी आपको एक इन्फिनेटिव मिले एक नाउन के बाजू में, एक टू ग्रैपल नाम का इन्फिनेटिव आपको मिला एक नाउन के बाजू में, तो आप समझ लेना इस नाउन को इस तरीके से रखना है कि इस इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट बने। देखो, प्रॉब्लम को अगर आप ग्रैपल करोगे तो आप बोलोगे आई एम ग्रैपलिंग अ प्रॉब्लम, नहीं, आई एम ग्रैपलिंग विद अ प्रॉब्लम। समझ गए ना? ग्रैपल विद लिखते हैं हम किसी चीज़ से निपटने के लिए, डील विद लिखते हैं किसी चीज़ से निपटने के लिए। तो यहाँ पे अगर ग्रैपल विद लगा रहे हो, प्रॉब्लम को ग्रैपल का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हो बिना विद के, तो यहाँ भी ग्रैपल के बाद में विद लगा के आओ। समझ गए ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी इन्फिनेटिव को रखना हो किसी नाउन के बाजू में, तो उस इन्फिनेटिव को इस तरीके से रखना है कि वो नाउन उसका ऑब्जेक्ट बने। अगर नहीं बन रहा है तो करेक्ट प्रेपोजिशन को बाद में लगाओ। अब कोई आपसे पूछेगा सर विद का ऑब्जेक्ट कहाँ है? अरे यही तो ऑब्जेक्ट है इसका। समझे मेरी बात को? इस विद प्रेपोजिशन का इनविजिबल ऑब्जेक्ट है जो इसके पीछे रखा हुआ है। अब ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे टैकल लिखा होता, टैकल लिखा होता, आप जानते हो टैकल के साथ में विद नहीं आता। इस केस में प्रॉब्लम के बाद में टैकल को आप सीधे सीधे रख सकते हो। समझ रहे हो? यहाँ पे टैकल, टैकल ऐसा रख सकते हो बिना विद के, टैकल है प्रॉब्लम। तो इस केस में अब विद लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वैसे ही इज़ द पर्सन दैट नोबडी वांट्स टू टॉक, वो ऐसा आदमी है जिससे कोई बात नहीं करना चाहता है। यही बिल्कुल फॉर्मूला आपको लगाना है रिलेटिव क्लोज में, हु, विच, दैट, हुम, वट से शुरू होने वाला जो एडजेक्टिव क्लोज होता है। देखो, ये आदमी जो है ऐसा आदमी है जिससे कोई बात नहीं करना चाहता। ये जो टू टॉक नाम का इन्फिनेटिव लास्ट में आ रहा है, इस दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को अपना ऑब्जेक्ट लेगा। और किसी से बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं टॉक विद, या टॉक टू भी यूज़ करते हैं, टॉक विद भी यूज़ करते हैं, है ना। तो नोबडी इज़ टॉकिंग विद हिम या टू हिम, तो ऐसा है तो यहाँ भी मेरे भाई विद लगा के आओ। समझे मेरी बात को? बस यही समझाना चाह रहा हूँ। ही इज़ द पर्सन दैट नोबडी वांट्स टू टॉक विद, इस पर्सन से कोई टॉक विद नहीं करेगा, टॉक नहीं, टॉक विद नहीं करेगा, क्योंकि किसी से आप टॉक करते हैं तो टॉक विद ही करते हैं। वैसे ही व्हाट डू यू वांट टू टॉक, अब किस बारे में बात करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू टॉक। अगर इसका जवाब हो आई वांट टू टॉक एन इशू, तो ये गलत हो जाएगा। मैं बोलूँगा आई वांट टू टॉक अबाउट एन इशू। अगर ऐसा है तो यहाँ भी जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले उसके लास्ट में आते हुए इन्फिनेटिव को चेक कर लेना, अगर उसको प्रेपोजिशन की ज़रूरत हो तो प्रेपोजिशन लगा देना। आई वांट टू टॉक अबाउट एन इशू एंड व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। अगर यहाँ पे डिस्कस लिखा हो तब ये अबाउट नहीं आएगा, क्योंकि आप डिस्कस कर सकते हो एक इशू को, डिस्कस को बिना अबाउट के यूज़ किया जाता है। डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्कस एन इशू, है ना, बिना अबाउट के। तो यहाँ पे डिस्कस के बाद में अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने प्रेपोजिशन चैप्टर में डिटेल में किया हुआ है, आधे घंटे का पूरा टॉपिक है। यहाँ तो मैंने आपको 5 मिनट में रिवाइज़ कराया है। जिसको समझ में ना आ रहा हो 36 नंबर वीडियो देख लो ग्रामर सीरीज़ की। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने होस्ट टू लगाया है। अफगानिस्तान होस्ट टू करेगा इन सब चीज़ों को, इन बवंडरों को, इन हेवंस को और इन स्टेबिलिटीज़ को, इनस्टेबिलिटीज़ को। कह रहा है क्लोजर टू होम अ सेंस ऑफ कंसर्न मस्ट बी प्रोवाइडिंग साउथ ब्लॉक एज द लास्ट यूएस ट्रूप कैरियर्स लिफ्ट ऑफ फ्रॉम बाग्राम, potentially allowing agents linked to Pakistan's military intelligence establishment a freer hand to engage with extremist elements in Afghanistan या in Afghan with possible blowback for India। कह रहे क्लोजर होम और इधर घर पे, क्लोजर टू होम, ये क्लोजर होम का मतलब है हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। कह रहा हमारे घर में एक सेंस ऑफ कंसर्न है ना, वो परवेड कर रहा होगा। परवेड का मतलब होता है घुस जाना, और इस तरीके से घुसना कि सब तरफ फैल जाना। समझ गए ना? जैसे आपके ब्लड में कोई वायरस घुस जाता है तो वो परवेड कर देता है, ब्लड में घुसता भी है और आपकी पूरी बॉडी में ब्लड में फैल भी जाता है। तो कह रहे एक चिंता का जो सेंस है, जो भावना है, हमारे घर में घुस चुकी है, फैल चुकी है। और कहाँ पे? साउथ ब्लॉक में। इंडिया को बोलते हैं साउथ ब्लॉक। कह रहे काम कैसे हो रहा है?
कह रहे जैसे ही यूएस का लास्ट जो ट्रूप कैरियर्स लिफ्ट ऑफ करेगा, टेक ऑफ करेगा, उड़ जाएगा वहाँ से। कहाँ से उड़ेगा? बगराम से। लिफ्ट ऑफ करने का मतलब क्या है? ट्रूप कैरियर्स जो है मतलब ट्रूप्स को उठा करके हवा में उड़ जाएगा, है ना, ये एयरक्राफ्ट बगराम नाम की जगह से। और ये कैसे लिफ्ट ऑफ करेगा? ये करेगा पोटेंशली संभावित तौर पे अलाउ करते हुए उन एजेंट्स को जो जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हुए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री से और वहाँ की आईएसआई से, इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट से। और अलाउ इनको क्या करेगा? एक खुली जगह, फुल फ्रीयर हैंड, है ना, इनको पूरी इनको आज़ादी मिलेगी, फ्री हैंड मिलेगा, जो करना चाहे करे। और वो काम क्या है? इंगेज विद करने का है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के साथ में, इन तालिबानियों के साथ में अफगानिस्तान में। और कैसे होगा ये काम? एक पॉसिबल ब्लो बैक के साथ होगा, एक बहुत ही बड़े हमले के साथ होगा, जवाबी हमले के साथ इंडिया के लिए। अगर वहाँ से अमेरिका चला गया, पाकिस्तान को खुला हाथ मिल जाएगा, ईरान को खुला हाथ मिल जाएगा। ये तालिबानियों को जैसा समझाएंगे वो वैसा मान जाएंगे और इंडिया के लिए सरदर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में बहुत सारे पैसे लगा के बैठा है उन लोगों की डेवलपमेंट के लिए। समझ गए ना? चलो ऐसे बना सेंटेंस, लंबे सेंटेंस है लेकिन आप धीरे धीरे करके पढ़ो, है ना। कंसर्न का मतलब है चिंता, सेंस ऑफ कंसर्न की वर्ब है मस्ट बी प्रिवेडिंग, ट्रूप कैरियर्स की वर्ब है लिफ्ट ऑफ। जब ये लिफ्ट ऑफ करेगा तब ये अलाउ करेगा, दोनों काम एक साथ होंगे। पहला काम मेन वर्ब लिफ्ट ऑफ, दूसरा काम वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ब्लो बैक का मतलब होता है, ब्लो मतलब हमला, बैक मतलब वापस, वापसी हमला करेगा हमारे सामने जो है, हमारा दांव भी हम पे उल्टा पड़ेगा, इसको बोलते हैं ब्लो बैक लगना। बढ़े आगे, परवेड वर्ड को नोट कर लेना, अंदर घुस जाना, सब तरफ फैल जाना। कह रहा व्हाट विल बिकम ऑफ न्यू दिल्लीज लॉन्ग साइटेड सॉफ्ट पावर इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स इनटू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट। अब ये वही बात कर रहा है, कह रहा है इसको यही दिक्कत है न्यू दिल्ली को कि क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ, और किसका भाई? नई दिल्ली के लॉन्ग साइटेड, क्लियर वॉयेंट, आगे तक देखने वाले सॉफ्ट पावर इंस्ट्रूमेंट्स का, और जो हमने लगाए हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सिविल सोसाइटी की डेवलपमेंट में। सॉफ्ट पावर यही होती है, इसमें आप समझा बुझा करके लोगों को अपनी बुद्धिमानी से और अपनी चतुराई से लोगों को अपना बनाते हो, है ना, मिलिट्री पावर से नहीं। तो नई दिल्ली यही तो करता है, हमारा देश क्या डरा धमका के नहीं, बल्कि लोगों को एडुकेट करके, ट्रेनिंग दे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके बताता है कि हम आपके दोस्त हैं। तो नई दिल्ली के साथ अब ये नुकसान होने वाला है अफगानिस्तान के अंदर। व्हाट की वर्ब है विल बिकम ऑफ। लॉन्ग साइटेड का मतलब है जिसकी साइड बड़ी लॉन्ग हो, जो बड़ा आगे तक का देख पाए, लॉन्ग साइटेड। इसके लिए अपने पास वर्ड है क्लियर वॉयेंट, है ना। इसका एंटोनिम होता है मायोपिक, छोटी निगाह वाला, जो ज़्यादा आगे तक का ना देख पाए, मायोपिक। कह रहा हैड द यूएस प्लेड अ कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग हैंड सपोर्टिंग द अफगान गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ पुशिंग एज हार्ड एज इट डिड टू इंगेज द तालिबान, दैट माइट हैव डिलेड वाशिंगटन्स एग्जिट प्लान्स बट प्रोवाइडेड मोर लीवे फॉर द ANDSF टू पुश हार्डर एंड टेक इनफ टेरिटरी टू वीकन द तालिबान्स ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ग्रिप। इसीलिए बोल रहा था थोड़े से मुश्किल सेंटेंस है, बड़े आसान है, अब इनको पीस बाय पीस पढ़ो। ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है और इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, देखो हैड से शुरू हो रहा है। कह रहा है हैड द यूएस प्लेड, अगर अमेरिका ने खेला होता, अगर अमेरिका ने निभाया होता, प्ले किया होता, और किसको? एक लगातार स्ट्रॉन्ग हैंड को। स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब होता है एक अच्छी भूमिका, एक मजबूत हैंड। अगर आप ताश के पत्तों में हैंड समझते हैं तो वही हैंड है ये, है ना। अगर अमेरिका ने एक लगातार मजबूत बाजी को खेला होता, जो थी सपोर्ट करने वाली अफगान की सरकार को, गवर्नमेंट को, बजाय पुश करने के इतना हार्ड, इतना तेज जितना इसने किया, और क्यों? इंगेज करने के लिए पाकिस्तान को, इसको, तालिबान को, कि आप जो है तालिबान से बात कर रहे हो, वहाँ की सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कह रहे अगर अमेरिका ने ऐसा काम ना किया होता, अगर इसने तालिबान को सपोर्ट ना किया होता, तो कह रहे इसने डिले कर देता, ये काम जो है देरी से लाता वॉशिंगटन की एग्जिट को, लेकिन बट इसने प्रोवाइड किया होता और ज़्यादा स्कोप को, और ज़्यादा आज़ादी को, और किसके लिए? ANDSF के लिए, अफगानिस्तान की आर्मी के लिए, कि वो पुश करती और ज़्यादा और हार्डर, और टेक कर लेती इनफ टेरिटरी को, इनफ जो है हिस्से को ज़मीन के, ताकि वीकन कर पाएँ, ताकि कमज़ोर बना पाएँ तालिबान की कुल मिलाकर के जो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक ग्रिप है, जो पकड़ है तालिबान की अफगानिस्तान के ऊपर। समझे सेंटेंस को? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर अमेरिका ने एक लगातार स्ट्रॉन्ग बाजी खेली होती अफगान सरकार को सपोर्ट करने की, बजाय पुश करने के, जो इसने किया भी कि एंगेज करें हम तालिबान से बात करें, अगर ऐसा हुआ होता तो इससे वॉशिंगटन की एग्जिट थोड़ी सी डिले होती, लेकिन इससे मिल जाता बहुत बड़ी आज़ादी ANDSF को, कि वो पुश कर लेती वहाँ की जो आर्मी है और ज़्यादा, और ले लेती बहुत बड़े हिस्से को ज़मीन के, ताकि तालिबान कमज़ोर हो जाता और उसकी स्ट्रेटेजिक ग्रिप जो है कम हो जाती। समझ गए? द US, इसकी वर्ब है हैड प्लेड, ये वही थर्ड कंडीशनल है जिसमें हम वर्ब को आगे ले आते हैं इफ़ को निकाल के। इसको आप ऐसा ही बोल सकते थे,
इफ़ द यूएस हैड प्लेड, है ना, इफ़ को निकाल दिया और हैड को शुरू में ले आए। अब देखो आगे क्या बन रहा है, दैट माइट हैव डिलेड, ये होता है थर्ड कंडीशनल। दैट की दूसरी वर्ब है प्रोवाइडेड, माइट हैव डिलेड और माइट हैव प्रोवाइडेड। इट की वर्ब है डिड, इसको मैंने कलर नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, ऊपर आप देख चुके हो। लीव ए का मतलब होता है आज़ादी, एल्बो रूम, फ्रीडम, स्कोप, किसी काम को करने का जो है मौका। ग्रिप का मतलब होता है आपकी पकड़। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। चलो आ जाओ फटाफट से। देखो एज और एज के बीच में आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों मिलेंगे, तो दो चीज़ याद रखनी है इस पर। एडजेक्टिव तब लगाना है जब कोई सेंटेंस में एक्शन ना हो रहा हो, एडवर्ब तब लगानी है जब सेंटेंस में एक्शन हो रहा हो। अगर लिंक वर्ब हो, स्टेटिव वर्ब हो तो एडजेक्टिव लगाएं, अगर एक्शन वर्ब हो तो एडवर्ब लगाएं। और दूसरी चीज़ क्या ख्याल रखनी है, जो भी लगाओ उसकी पॉजिटिव डिग्री को लगाओ, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को ना लगाओ। जैसे द सोल्जर वॉज एज ब्रेवर एज अ लॉयन, जो सोल्जर था वो उतना ही ब्रेव था जितना कि एक शेर के जितना बहादुर था, है ना। अब देखो यहाँ पे एज ब्रेवर एज, यहाँ पे लगी हुई है आपके पास लिंक वर्ब। अब ये बताओ क्या इस सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है? काम तो नहीं हो रहा। सोल्जर ब्रेव था, बहादुर था, शेर के जैसा, है ना, काम तो कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब पता क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आप एडजेक्टिव लगाओगे, दूसरा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को लगाओगे, आप लिखोगे एज ब्रेव एज अ लॉयन। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, द सोल्जर फॉट एज ब्रेव एज अ लॉयन, सोल्जर लड़ा जितना बहादुरी से जितना कि एक शेर। अब देखो यहाँ पे वो बहादुर था, कोई एक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहादुरी की तरह लड़ा, वो एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब मिल गई फॉट। इस केस में आप एडवर्ब को यूज़ करेंगे और यहाँ लिखोगे ब्रेवली। समझ गए ना, द सोल्जर फॉट एज ब्रेवली एज अ लायन। तो इस तरीके से आप बीच में एडवर्ब या एडजेक्टिव को पकड़ें और हमेशा पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करें। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट ऐसा कभी भी बीच में एज के नहीं आएगा। इसको आपको यूज़ करना है आज के क्विज में, इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गिवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ ANDSF's fragmentation already occurring in some areas, it now appears more likely that a deal may be forced between the Taliban and power brokers once associated with the Afghan government। कह रहा देखते हुए गिवन, अच्छा किस चीज़ को, इस प्रोस्पेक्ट को, इस आशा को, इस भविष्य को, और जो किसका है, वहाँ की ANDSF अफ़गानिस्तान की आर्मी के फ्रेगमेंटेशन का। अब वहाँ की आर्मी टूट जाएगी, है ना, किस तरह से टूटेगी ये मुझे नहीं पता, पर फ्रेगमेंटेशन वहाँ पे हो रहा है और होने ही वाला है अगर नहीं हुआ है तो। कह रहा है वहाँ की आर्मी के भंग हो जाने की आशा को, प्रोस्पेक्ट को देखते हुए। कह रहे वो भंग होने का काम जो ऑलरेडी अकर भी हो रहा है, कुछ एरियाज़ में कहीं कहीं टूट भी चुकी है। कह रहा है अब अपीयर होता है, इट नाउ अपीयर्स, और क्या अपीयर होता है, और ज़्यादा लाइकली, और ज़्यादा संभावित। अच्छा क्या चीज़, दैट वो ये कि एक डील जो है ना उसको फोर्स किया जाएगा, एक डील को, समझौते को अब बनाया जाएगा। और किन किन के बीच, बिटवीन लगा के बता रहा है, एक तो तालिबान के बीच और एक पावर ब्रोकर्स के बीच में। पावर ब्रोकर वो हैं, सत्ता के दलाल वो हैं जो कभी एसोसिएटेड हुआ करते थे, जुड़े हुए करते थे अफ़गान की सरकार के साथ। तो सरकार को तो अलग कर देंगे, वहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं जिनके पास पावर है ना, और वहाँ का जो तालिबान है, यही आपस में मिल करके एक डील करेंगे और तालिबान पे राज करेंगे, अफ़गानिस्तान पे राज करेंगे। ऐसा हमें देखने को लग रहा है वहाँ की ANDSF के ख़त्म हो जाने के बाद। समझ गए। इट की वर्ब है अपीयर्स, डील की वर्ब है मे बी फोर्स्ड। फोर्स आप जानते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाना, किसी चीज़ को तोड़ के और थोड़ा मार के जो ना ढालना, और या फिर किसी काम को सक्सेसफुली करना बहुत सारे एफर्ट्स के साथ। तो यहाँ पे डील को हम फोर्स करेंगे, एक डील को हम सक्सेसफुल बनाएंगे। और इसमें देखने वाला कुछ है, चलो। कह रहा दिस कुड लीड टू a Taliban-centric religious council that sets an overall tenor of governance based on Islamic law, yet permits a semi-autonomous executive governmental power to operate within that framework। ये लास्ट लाइन है ना, ये बहुत आपको डराने वाली होगी, है ना। इसको देख के पता लगता है अफगानिस्तान अब 50 साल के लिए गड्ढे में गया। कह रहा ये चीज़ लीड करेगी एक तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल की तरफ। ये चीज़ हमें ले जाएगी तालिबान को सेंटर में रखने वाली एक धार्मिक काउंसिल की तरफ, कमेटी की तरफ, जो सेट करेगी कुल मिलाकर के मिजाज को वहाँ की सरकार के गवर्नेंस के। टेनर मतलब मिजाज, वहाँ पे सरकार का कैसा मिजाज होगा, कैसा प्रशासन होगा, यही तालिबान डिसाइड करेगा। और ये कैसे डिसाइड करेगा, बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ के हिसाब से, या इस्लाम के जो भी लॉ चलते हैं उसके हिसाब से। कह रहा है फिर भी वो परमिट करेगा एक सेमी ऑटोनोमस को, एक पार्शली ऑटोनोमस जो है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल पावर को। वहाँ पे एक सरकार भी बनेगी जिसके पास थोड़ी बहुत आज़ादी होगी, ताकि वो ऑपरेट करे उसी फ्रेमवर्क के अंदर, उसी ढांचे के अंदर। समझ गए। चलो अब इसको देख लेते हैं। लास्ट सेंटेंस में देखने वाला कुछ और मुझे मिला नहीं। दिस की वर्ब है कुड लीड टू, दैट की वर्ब है सेट्स, और दैट की वर्ब है परमिट्स। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर बोल दो।
टेनर का मतलब होता है मिजाज, किसी चीज़ का जनरल करेक्टर। काउंसिल का मतलब होता है सभा, कमेटी। इसका एक और मिलता जुलता वर्ड है काउंसिल, इसका मतलब होता है सलाह या एडवाइस। खबरी भी मैं आपको करवाता हूँ, वहीं से आप इसको जो है देख लेना है ना। काउंसिल और काउंसिल दो अलग अलग वर्ड्स हैं। फटाफट अपने क्विज पे बढ़ते हैं। चलो आज क्या करवाऊँ आपको, मैं क्लोज करवा दूँ क्या? चलो इसी कर लेते हैं फटाफट। रीसेंट स्टडीज इन आर्कियोलॉजी हैव रिवील्ड अ स्पेशल ज्योमेट्रिक सिमेट्री एट द वर्टिसेस या वर्टिसेस ऑफ द इजिप्शियन पिरामिड्स दैट इज एज डैश एज द पिरामिड्स दमसेल्व्स। हाल ही में जो स्टडीज़ हुई हैं आर्कियोलॉजी में, उन्होंने रिवील किया है एक खास जियोमेट्रिक सिमेट्री को। और कहाँ पे? बिल्कुल शीर्ष बिंदुओं पे इजिप्शियन पिरामिड्स के। देखो पिरामिड्स के शीर्ष बिंदु हैं तो वो प्लूरल होंगे, तो सी या डी में से मेरा एक आंसर होगा। और शीर्ष बिंदु किसी भी चीज़ के वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस मेरा आंसर है। देखो वर्टेक्स का मतलब होता है बवंडर, तो पिरामिड का बवंडर नहीं, पिरामिड के शीर्ष पे इस तरह की हमें सिमेट्री मिली है। और ये सिमेट्री उतनी ही रिमार्केबली है, नोटिसेबली है, रिमार्केबल है या सरप्राइजिंगली है। ध्यान से समझना, सिमेट्री है, एक लिंक वर्ब लगी हुई है। अगर स्टेटिव वर्ब हो तो कोई एक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे आपको चाहिए एक एडजेटिव। एडजेटिव है इन चारों में से रिमार्केबल, समझ गए ना। तो ये सिमेट्री देखने में बहुत ही खास है, रिमार्केबल है, उतनी ही जितने की पिरामिड्स खुद भी उतने ही खास हैं, है ना। समझ गए ना। सरप्राइजिंगली एक एडवर्ब है, नोटिसेबली एक एडवर्ब है, रिमार्केबली एक एडवर्ब है। हमें तो रिमार्केबल नाम का एडजेटिव यहाँ पे चाहिए। कह रहे दिस डैश द क्वेश्चन ऑफ व्हाट लेवल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन की बात होगी तो आप उसको बैग करोगे, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है बैग्स द क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात को? बैग्स नहीं, बैग्स द क्वेश्चन। तो कह रहा है ये सवाल खड़ा करती है किस लेवल की साइंटिफिक एडवांसमेंट विच द मॉडर्न साइंस इज़ नॉट अवेयर। यहाँ पे कुछ लगाओगे आप, द इजिप्शियन हैड अचीव्ड। तो सवाल ये खड़ा करती है कि किस लेवल की साइंटिफिक एडवांसमेंट इजिप्शियंस ने अचीव कर चुके थे, और वो एडवांसमेंट जिसके बारे में मॉडर्न साइंस अवेयर नहीं है। समझ गए मेरी बात को? देखो मॉडर्न साइंस इज़ नॉट अवेयर अबाउट, ये पूरा का पूरा एडजेटिव क्लोज है। आपको मैंने बताया एडजेटिव क्लोज के लास्ट में अगर वर्ब आए तो आप देख लेना, उसको एडजेटिव क्लोज के जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। आप साइंटिफिक एडवांसमेंट के बारे में अवेयर अबाउट होते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आई एम नॉट अवेयर अबाउट द इश्यू। साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए ही ये विच आया है, और इसी विच के लिए अवेयर नाम की वर्ब आई है। तो विच के लिए अगर आपको अवेयर होना है तो अवेयर अबाउट होना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेपोजिशन आपको लगानी पड़ेगी, है ना। इनविजिबल ऑब्जेक्ट वाली प्रेपोजिशन आएगी अबाउट, तो यहाँ पे आप डालोगे अबाउट को। समझ गए होंगे आई थिंक। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थोड़ा मैंने मुश्किल बनाया आज। आप फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे सभी के सभी लोग, है ना, ट्राई देंगे इसको। एक ABCD 4 ऑप्शन है, आपको सही बताना है ऑप्शन में से कौन सा है। सही आंसर मिलेगा आपको फर्स्ट कमेंट में, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाओ और अपना स्कोर ज़रूर बताना, आउट ऑफ 5 आपको कितना मिला। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो के साथ। आज का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अमेरिका को क्या करना चाहिए था, अपनी मजबूरी को देखना चाहिए था या अफगानिस्तान के लोगों को बचाना चाहिए था, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप रिप्लाई करें 3 सेंटेंस में। मैं भी रिप्लाई डाल रहा हूँ आजकल, आप देखोगे फर्स्ट कमेंट में मेरी भी समरी आपको लिखी हुई मिलेगी। ज़रूर से लिखना शुरू करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।